ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपनी क्लास में फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो एंडोरेंस हो, स्पीड हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो या फिर स्ट्रेंथ हो, चारों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, आज का टॉपिक हमारा रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। सो effect of exercise on muscular system. Okay, muscular system. मस्कुलर सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है मांसपेशीय तंत्र। जो मांसपेशीय तंत्र है आपकी बॉडी का, उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं एक्सरसाइज करने के, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वन बाय वन हम लोग एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जी। हम्म,
जी, तो 10 पॉइंट काफ़ी हो जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। 10 पॉइंट इनफ देन सफिशिएंट है। 10 पॉइंट्स है आपके पास। अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइज का क्या अफेक्ट पड़ता है? सीधी सी बात है, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, कोई भी आप एक्सरसाइज करो, अगर अच्छी तरीके से करते हैं, कोई भी आप योगाभ्यास करो और कोई भी गेम खेलें, तो आपके बॉडी के ऊपर पॉजिटिव मैनर में उसका अफेक्ट आएगा हमेशा। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, अगर सही तरीके से आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, कोई भी योगा करेंगे, तो उसका जो इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव मैनर में आएगा, सकारात्मक प्रभाव आएगा। क्लियर? जैसे चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स। चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, जो मसल्स की शेप है और साइज है, आकार और आकृति दोनों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। शेप एंड साइज में आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो प्रोसेस मसल्स में होती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। तो जब फैलती और सिकुड़ती हैं तो उनका आकार भी बदलेगा और उनकी आकृति भी बदलेगी, यानी कि साइज उनका बढ़ जाएगा और शेप आपको बदली हुई महसूस देगी। ठीक है? सपोज करिए एक बच्चा है जो वेट ट्रेनिंग जिसने आज ही से शुरू की है, उसकी मसल्स स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल सिंपल दिखाई देंगी, बिल्कुल सीधा एक लाइन में ये, लेकिन जैसे ही वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा और वेट ट्रेनिंग करना शुरू कर देगा, पुशअप्स लगाना शुरू कर देगा, पुलअप्स लगाना शुरू कर देगा, तो ये चीज उसकी उभरनी शुरू हो जाएगी। ये बाइसेप्स मसल्स हैं तो ये कट निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही पीछे से यहाँ ट्राइसेप्स में भी कट आना शुरू हो जाएगा। तो चेंजेस दिखते हैं, शेप और साइज दोनों में चेंज दिखते हैं। ये यहाँ कट आना शुरू हो जाएगा, ये ट्राइसेप्स में यहाँ पे और ज्यादा बड़ा कट आपको देखने को मिल सकता है। ये भी बहुत छोटा है क्योंकि मैं भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं अभी, तो यहाँ आपको कट अलग दिखाएगा, ये ट्राइसेप्स है। ठीक है? ऐसे ही उसके विंग्स में, ऐसे ही उसके शोल्डर्स में, अलग अलग जगह आपको चेंजेस दिखाई देंगे। क्लियर? उसके बाद आ जाता है आपका फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था जो आपका हार्ट होता है, हार्ट से प्योर ब्लड को ले जाने का काम आर्टरीज का करता है होता है, और इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रक्त को कौन? वेन्स लेकर के आती हैं, यानी कि धमनी और सिराएं आपने पढ़ी होंगी, कैपिलरीज कशेरिकाएं आपने पढ़ी होंगी, तो वही कैपिलरीज है। ये कैपिलरीज क्या है? एक्सचेंज जोन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के एक्सचेंज जोन के रूप में, यानी कि जो वो प्योर और इम्प्योर ब्लड, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड रक्त को लेकर के जाती है, तो वहां पे चेंज होता है, बदल लेती हैं आपस में। ठीक है? तो जितनी ज्यादा कैपिलरीज होंगी उतना ही ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में अच्छे से जा पाएगा, अच्छे से हो पाएगा। ठीक है? यानी कि फिजिकल एक्टिविटी डेली करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका फेस नहीं करना पड़ेगा। हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट अटैक है, हिंदी में हृदय आघात जिसको कहते हैं, कार्डियक फेल कहते हैं इंग्लिश में, तो वो सारी चीजें आपको देखने नहीं मिलेगी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे करते हैं। क्लियर? उसके बाद है मसल्स रिमेन्स इन टॉन्ड पोजीशन। अभी आप देख रहे होंगे अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं तो ये मसल्स देखिए कितने लूज है ना? कितना लूज है, स्किन ऐसे खिंच सकता है, ऐसे खिंच जाता है। अगर मैं एक्सरसाइज करने लगूंगा तो स्किन ऐसे नहीं पकड़ पाओगे आप, है ना? टाइटनेस बढ़ जाता है, टाइटनेस बढ़ जाता है मसल्स का, और जब मसल्स टाइट हो जाती हैं तो ऐसे पकड़ पाओगे? नो, नेवर। तो मसल्स जो है आपकी टॉन्ड पोजीशन में रहती हैं। टॉन्ड पोजीशन में जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उस दौरान आपकी मसल्स जो है टॉन्ड पोजीशन में आ जाती हैं, ऐसे लगता है जो बहुत टाइट हो गई हो। कंट्रोल आर एक्स्ट्रा फैट। आपकी बॉडी के ऊपर जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है ना, फैट, चर्बी, वसा, जो आपके बॉडी के ऊपर फैट जमा हुआ होता है उसको डिसोल्व करने का काम करता है, घोलने का काम करता है, पिघलाने का काम करता है कौन? एक्सरसाइज। एक्स्ट्रा फैट को पिघलाने का काम कैसे करता है? एनर्जी की जरूरत होती है, एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की जरूरत होती है ना। स्टार्टिंग में तो एनर्जी पहले 90 मिनट
आपको एनर्जी मिलती है जो स्टोर्ड एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर होती है। उसके बाद 90 मिनट के बाद आपको आपका फैट जो होता है बॉडी में, वहां वो डिजोल्व होके यानी कि वो घुल करके आपको एनर्जी देने का काम करता है। इतनी बात समझ आ रही है? लेकिन 90 मिनट के बाद, जब आप 90 मिनट या उससे ज्यादा की एक्टिविटी करेंगे तब फैट बर्न होगा। और जो एंडोरेंस एथलीट होते हैं, जो अच्छे एथलीट होते हैं, नेशनल लेवल के एथलीट, इंटरनेशनल लेवल के एथलीट, उनका मोर देन 90 मिनट ही वर्कआउट हो जाता है डेली। ठीक है, इसलिए उनके बॉडी पे आपको एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ नहीं दिखाई देता। उसके बाद आ जाता है चेंज इन कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज, जो कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? जो जोड़ने का काम करते हैं एक अंग से दूसरे अंग को, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, उसको हम कनेक्टिव यानी कि जोड़ने वाला। तो जो जोड़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज, उनमें आपको चेंज दिखाई देगा। चेंज क्या दिखाई देगा? उनकी मजबूती बढ़ जाएगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। उनकी मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीजें बढ़ जाएंगी उनकी। एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स, जो मसल्स का आपको मूवमेंट दिखेगा, मसल्स में जो मूवमेंट आपको दिखेगा वो बहुत ही पॉजिटिव मैनर में आपको बदला हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव मैनर में भाई मसल्स आपकी टोन भी हो जाएंगी, मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल भी हो जाएंगी, मसल्स के अंदर आपकी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। आप महसूस करेंगे एक्टिविटीज करने के बाद कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। तो पॉजिटिव मैनर में चेंजेस आप लोग फील करते हैं। डिले इन फटीग, जो थकान होती है वो देर से होने लगती है आपको। अभी मैं आपको दौड़ा दूं, अभी आप प्रैक्टिस में नहीं हैं, या कोई पुशअप्स करने के लिए मैं कह दूं थोड़ी देर में हाँफ जाओगे मतलब थक जाओगे, ठीक है ना? इतने थक जाओगे कि पूछिए मत। लेकिन अगर वही प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हो, डेली मैं आपको दौड़ा रहा हूं 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, डेली आप प्रैक्टिस में हैं, तो आप थकेंगे नहीं, क्योंकि एयर को रिजर्व करने की एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। और एयर को रिजर्व करने की यानी कि ऑक्सीजन को रिजर्व करने की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? जब आपके लंग्स का साइज बढ़ता है। और लंग्स का साइज कब बढ़ता है? जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे आपका हार्ट का साइज भी बढ़ता है लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार एक्सरसाइज करने से। उसके बाद है इंक्रीज इन फूड स्टोरेज। इंक्रीज इन फूड स्टोरेज यानी कि बात हो रही है एनर्जी की। जो आपकी एनर्जी होती है, पहले आपकी मसल्स छोटी हैं, उसके बाद आपके मसल्स का शेप और साइज बड़ा हो गया। मैंने क्या कहा था? पॉजिटिव मैनर में, सकारात्मक मैनर में आपका चेंज आता है। साइज बड़ा हो गया, मसल्स का शेप और साइज बदल गया। अब वहां क्या होगा? एनर्जी भी तो ज्यादा स्टोर कर सकते हैं आप। एक चीज तो है इतनी सी और एक चीज हो गई इतनी बड़ी, तो स्पेस ज्यादा हो गया ना अपने पास। तो ये स्पेस जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें आप एनर्जी भी तो ज्यादा स्टोर कर पाएंगे। एटीपी, सीपी को मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो वही बात हो रही है। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन शेप ऑफ बॉडी। इंप्रूवमेंट इन शेप ऑफ बॉडी यानी कि जो आपकी बॉडी की शेप है, जैसे मेल हैं, मेल में क्या होता है? आपको वी शेप की बॉडी सबसे अच्छी मानी जाती है। वी शेप की बॉडी, वी शेप कैसा? ये यानी कि ये कंधे वाला एरिया है, ये शोल्डर्स वाला एरिया है, और ये आपकी बैक है, कमर है। आपने देखा होगा जो अच्छा कसरत करते हैं, अच्छे एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनकी कमर पतली और ये चेस्ट वाला एरिया, बैक वाला एरिया, ऊपर अपर बैक वाला चौड़ा रहता है, नीचे से कमर पतली रहती है। तो कैसे हो जाती है? वी शेप में। तो वैसे ही मेल को बहुत अच्छा समझा जाता है, मतलब उसकी बॉडी टाइप को अच्छा समझा जाता है, यानी कि आपका बॉडी शेप में भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स बिकम एक्टिव। नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स के अलावा जैसे आपके बॉडी में दुनिया भर के छिद्र होते हैं। ये जो आपकी मूल रोम है, यहां से भी आपके बॉडी के अंदर हवा और पानी एंट्री करता है, और जिससे टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकलने में हेल्प मिलती है। स्वेटिंग है यानी कि पसीना इन्हीं छिद्रों से तो बाहर आता है। और कई बार जब हम एक्टिविटी नहीं करते तो ये छिद्र ब्लॉक हो जाते हैं, ये जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो बीमारियां पनपने लगती हैं।
जितनी ज्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा स्वेटिंग आएगा, यानी कि पसीना आएगा, और जितना ज्यादा पसीना आएगा उतने ज्यादा आपके ये छिद्र जो हैं खुलते हुए चले जाएंगे, और जो नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर? आगे का पॉइंट देखते हैं इससे। अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, effect of exercise on cardio respiratory system। ओके, अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें भी हम 10 पॉइंट ही पढ़ेंगे, इसमें भी हम 10 पॉइंट ही पढ़ेंगे। Increase in the size of the heart, decrease in resting heartbeat, resting heartbeat, हार्टबीट भी हो सकता है, रेट्स भी आप लिख सकते हैं। Increase ओके।
अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो सिस्टम आपके जुड़ गए हैं एक जगह, कार्डियक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसको कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंबाइनली बोला गया है। उनके ऊपर एक्सरसाइज का क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको कॉमन में पढ़ेंगे। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हार्ट, यानी कि मैंने आपको बताया था आपकी जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। उस वजह से आपकी हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स रहती है ना, पहले ही कार्डियक मसल्स रहती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से उनका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, नॉर्मल इंसान के हार्ट का जो वजन होता है 300 ग्राम होता है, लेकिन जो एथलेटिक हार्ट होता है उसका वजन 500 ग्राम होता है। और यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, हार्ट का साइज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती है। ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हार्ट का साइज बढ़ जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं आपकी मसल्स, तो उस दौरान डेफिनेटली आपके हार्ट का साइज बढ़ता है एक लंबी ट्रेनिंग के बाद, लंबी प्रैक्टिस के बाद। उसके बाद आता है डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट यानी कि जब आप आराम कर रहे होते हैं, उस दौरान आपके हार्ट का रेट घट जाता है। नॉर्मल में 72 बीट पर मिनट करता है आपका हार्ट, पता है आपको, बीट पर मिनट, लेकिन एक्यूरेट है ये एक्यूरेट है, लेकिन इसको लिखा जा सकता है 70 से 80। अगर ऑप्शन में 70 से 80 है तो 70 से 80 लगाएंगे, एक्यूरेट पूछा है तो 72 लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो रेस्टिंग हार्ट रेट घट जाता है, रेस्टिंग हार्ट रेट घट जाता है। कैसे घट के कितने पे आ जाता है ये आपका आ जाता है 50 से 60 के आसपास। कितना? 50 से 60। कितना आ जाता है रेस्टिंग में? 50 से 60। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम एक बीट में कितना ब्लड आपका पंप करता है हार्ट के द्वारा, एक बीट में कितना ब्लड पंप किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। मैंने बात की है 1 बीट में, एक बीट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, उस मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है, उस अमाउंट को स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है एक बीट में। यहां बात की है मैंने एक बीट की, 1 बीट की। एक बीट में आपका हार्ट कितना ब्लड को पंप करने का काम करता है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये रेस्ट के टाइम पे ये भी बढ़ जाता है, ये बढ़ जाने का काम होगा इसमें। उसके बाद इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है आपका। कार्डियक आउटपुट समझिए क्या होता है? एक मिनट में, यहां एक बीट था, यहां एक मिनट में, 1 मिनट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, उसको आपका कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। क्लियर? नॉर्मल में, रेस्ट वाली कंडीशन में ये करता है 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट करता है। लेकिन एक्टिविटी के टाइम क्या है? जो नॉर्मल एथलीट्स हैं उनमें 15 से 20 लीटर पर मिनट करता है, लेकिन जो एंडोरेंस एथलीट है उनमें 20 से 40 तक भी पहुंच सकता है। क्लियर? तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये एनालिसिस आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। जो ब्लड फ्लो होता है, खून जो बहता है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स का साइज भी बढ़ जाता है। लगातार प्रैक्टिस करने से उनकी जो अंदरूनी दीवारें हैं वो मजबूत होती चली जाती हैं। मजबूत होने के साथ साथ उसका साइज भी बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर में
फ्लो करेगा, ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑक्सीजनेटेड मसल्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपकी वर्किंग मसल्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उनका शेप एंड साइज भी बदलेगा। किनका? ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का। ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ता है, रक्त का दबाव ब्लड वेसल्स के ऊपर। क्विक रिकवरी रेट, आप कितना भी वर्कआउट कर लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी काम कर लें, आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। एक नॉर्मल इंसान है जो कभी प्रैक्टिस ही नहीं करता, उसको आप खिला दीजिए पूरा दिन, वो 8 दिन नहीं उठ पाएगा, 8 दिन उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। लेकिन आप अपनी रिकवरी 1 घंटे में कर लेंगे, शरीर नॉर्मल आपका 1 घंटे में हो जाएगा। नींद लेने के बाद तो आप ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, तो ये फर्क होता है प्रैक्टिस और नॉन प्रैक्टिस वाले एथलीट में। इंक्रीज इन टाइडल एयर, टाइडल एयर एक्चुअल में सांस लेने के बाद जो हवा आपके फेफड़ों में बचती है उसको रेजिड्यूल एयर वॉल्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजिड्यूल एयर वॉल्यूम। जो सांस लेने के बाद आपके फेफड़ों में हवा बचती है, ठीक है। और ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जितना आप अपने फेफड़ों के अंदर समा सकते हैं। कितना? 5 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, वो 5 लीटर से 8 लीटर तक पहुंच जाता है। जो एंडोरेंस एथलीट होते हैं उनका 8 लीटर तक पहुंच जाता है, और नॉर्मल इंसान का 4 से 5 लीटर होता है, 4 से 5 लीटर। लेकिन जो एंडोरेंस होते हैं एथलीट 8 लीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है। डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रेट घट जाता है, यानी कि नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है, 1 मिनट में। ओके। और जो आपका एंडोरेंस एथलीट होते हैं वो 8 से 12 बार, वो 8 से 12 बार पर मिनट। है ना फर्क? ये आंकड़े, ये एनालिसिस आपको याद रखने होंगे, ये पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, ये पूछे जा सकते हैं असर्शन रीजनिंग में, ये पूछे जा सकते हैं केस बेस्ड में। तो इनको आपको रटना पड़ेगा, इनको आपको याद करना पड़ेगा डेफिनेटली, इसीलिए लिख रहा हूं बार बार। जो रंध्र होते हैं, मैंने आपको बताया एल्यूलोई, इनएक्टिव एल्यूलोई जो आपके शरीर में है, मैंने आपको अभी बताया था ना कि स्वेटिंग होती है, रंध्र खुलते हैं, तो इनएक्टिव एल्यूलोई भी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा पसीना आता है तो बाहर निकलने के लिए स्पेस चाहिए होता है, जब स्पेस चाहिए होता है तो जो बंद भी पड़े होते हैं वो खुल जाते हैं। एक चीज और रह गई, ये जो ब्लड प्रेशर है ना आपका, नॉर्मल में 120 और 80 ये आंकड़ा होता है, 120 और 80। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछी जाएंगी डेफिनेटली एमसीक्यू में, एक आध क्वेश्चन बन ही जाएगा, एक आध क्वेश्चन बड़ा वैल्यू करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।